तो मैं आपके बीच शरद दुबे। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो महत्वपूर्ण धारा हैं उनको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। इस अधिनियम में कुल धारा 94 और अध्याय 13 हैं। इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो विधेयक है 2000 में आया, यह विधेयक अधिनियम कब हुआ? सबसे पहले तो एक प्रश्न बनता है कि इस विधेयक को किस राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी। तो 9 जून को राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी अपनी हस्ताक्षर सहित अनुमति देते हैं, मंजूरी देते हैं। इसके बाद यह जो विधेयक है अधिनियम बन जाता है। 17 अक्टूबर को संपूर्ण भारत और भारत से बाहर भी लागू होता है। यह एक ऐसा विधेयक है, अर्थात ऐसा अधिनियम है कि ये भारत में तो लागू होता ही है, भारत के साथ बाहर भी लागू होता है। धारा 1 नाम एवं विस्तार को परिभाषित करती है। नाम क्या है इसका? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसका विस्तार मैंने आपको बताया ही है, भारत एवं भारत से बाहर। परिभाषा 2 में दी गई है। इसमें धारा 44 विवरण देने पर असफल हेतु शास्ति। इसमें विवरण कौन देगा इसको समझो। कोई व्यक्ति अर्थात आईटी एक्ट के द्वारा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति से सूचना मांगना या विवरण मांगना और वह देने में असफल होता है तो यहां पर शास्ति होगा, अर्थात उसको अर्थदंड होगा। शास्ति का अर्थ यहां पर क्या है? अर्थदंड। अर्थदंड। अब इसमें क्या है? प्रत्येक असफलता पर अधिकतम 2.5 लाख रुपए होगा, 1.5 लाख रुपए होगा। और निश्चित समय पर एक समय सीमा रहेगी कि इसको एक समय सीमा के अंदर विवरण आपको देना होगा। और यदि वे उस समय सीमा के अंदर विवरण नहीं देता तो 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दे होगा। अब लेखांकन में असफल, प्रत्येक व्यवसायी संस्था अपने लिए एक अकाउंटेंट नियुक्त करती है जो लेखा जोखा रखता है, और उसमें यदि असफल, उससे यदि किसी प्रकार की कोई सूचना मांगी गई है और वह असफल रहता है, यानी लेखांकन में असफलता दिखाता है, तो उसके लिए अधिकतम जुर्माना के रूप में 10,000 रुपए देना होगा। धारा 48 बोलती है, 48 में क्या कहा गया कि साइबर अपील अधिकरण की स्थापना। अब इस अधिकरण की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ती है? जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होती है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा स्थापित होती है। जब कोई किसी व्यक्ति पर आईटी एक्ट के तहत अपराध लगता है तो वह अधिकरण में अपील कर सकता है, इसलिए इस अधिकरण की स्थापना हुई। धारा 50 क्या बोल रहा है? धारा 50 में कहा गया कि अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। अब अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हो रही है और इस अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो योग्यता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगी। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता है वही अधिकरण के सदस्य एवं अध्यक्ष की होगी। धारा 51 में अध्यक्ष की पदावधि 5 वर्ष 65 वर्ष की उम्र तक है। धारा 57 में कहा गया है कि अधिकरण में अपील 45 दिन के अंदर होगी। मैंने कहा गया कि ये अधिकरण की स्थापना क्यों की गई? अपील करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति पर आईटी एक्ट के तहत अपराध है तो वह 45 दिन के अंदर अधिकरण में अपील कर सकता है, धारा 57 के तहत। अब धारा 62 क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय में अपील। कोई व्यक्ति यदि अधिकरण में अपील करने के बाद और अधिकरण का जो निर्णय है उससे असंतुष्ट होता है, सहमत नहीं है, तो वह 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। धारा 65 कंप्यूटर दस्तावेज के साथ छेड़छाड़। अब इसमें छेड़छाड़ क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के कंप्यूटर में उसकी डाटा है उसको एडिट कर देता है या उसके साथ
कुछ लिखा है कुछ लिख दे, जैसे 3 इडियट में हुआ था। इस प्रकार का यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए अपराध आईटी एक्ट के तहत माना गया और दंड के रूप में 3 वर्ष और 2 लाख या दोनों हो सकते हैं। धारा 66 क्या बोलती है? बेईमानी और कपट पूर्वक कार्य करना। बेईमानी और कपट पूर्वक कार्य किस प्रकार से? बिना अनुमति से कार्य करना, जैसे हैकिंग करना। यदि किसी प्रकार की कोई हैकिंग हो रही है तो वे क्या? बिना अनुमति से। हाँ, हैकिंग को मैंने आपको पहले समझाया भी है कि हैकिंग कितने प्रकार के होते हैं। एक अनुमति से होता है, एक गैर अनुमति से होता है और एक दोनों प्रकार का होता है। आप पिछली वीडियो में उसको देखें भी। बेईमानी और कपट पूर्वक यानी हैकिंग करना अपराध है। इसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष 5 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। 66A जो है ये असंवैधानिक घोषित हो गया है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद आया था 2015 में, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि जो आईटी एक्ट की धारा 66A है यह संविधान के 19A का उल्लंघन करता है। 19A में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है। किस प्रकार की अभिव्यक्ति? यदि हम कोई सोशल साइट पर टीका टिप्पणी कर दें, आलोचना कर दें, सरकार की आलोचना कर दें, तो हमारे लिए अपराध था 2015 से पहले। लेकिन ये असंवैधानिक हो गया। इसमें एक और कहा गया, यदि टीका टिप्पणी आलोचना आईपीसी धारा के तहत अपराध है, यदि किसी प्रकार की टीका टिप्पणी जो आईपीसी धारा का उल्लंघन करती है, आईपीसी धारा के तहत अपराध है, तो यहां पर सजा का प्रावधान भी है। धारा 66B क्या बोलती है? संचार युक्ति बेईमानी से प्राप्त हेतु दंड। यह संचार युक्ति क्या है? कंप्यूटर, मोबाइल, यंत्र आदि की चोरी। अब इसमें क्या रहे? 66B बोलता है, इसको समझना, कि अमुक व्यक्ति द्वारा कोई कंप्यूटर, मोबाइल यंत्र चोरी से प्राप्त किया है और वह बेच देता है। किसको? किसी दूसरे व्यक्ति को। और उस व्यक्ति को पता है कि अमुक व्यक्ति यानी इस व्यक्ति ने यह यंत्र जो है चोरी से लाया है, इस यंत्र को चोरी से लाया और वह कम पैसों के चक्कर में अपने पास खरीद लेता है। तो जिस व्यक्ति ने यह खरीदा है वह अपराधी है। उसको सजा का प्रावधान है 3 वर्ष या 1 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। कंप्यूटर यंत्र की चोरी को मतलब चोरी की वस्तुओं को खरीदना अपराध है। धारा 66C क्या बोलती है? पहचान चोरी हेतु दंड। और यहां पर है कंप्यूटर चोरी, यहां पर पहचान की चोरी हो रही है। पहचान की चोरी क्या है? हस्ताक्षर, ओटीपी, पासवर्ड आदि की चोरी करना। जैसे किसी का डिजिटल हस्ताक्षर का यूज कर ले, आईडी पासवर्ड चुराकर आईडी का यूज कर रहा है, ओटीपी का यूज कर रहा है, तो यहां पर अपराध है। यहां पर सजा 3 वर्ष और 1 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। 66D क्या बोलता है? संचार माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल। अब इसमें सजा का प्रावधान देखो, 3 वर्ष 1 लाख रुपए या दोनों। प्रतिरूपण क्या है? प्रतिरूपण शब्द को समझो, किसी का रूप लेना, किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे का रूप लेना प्रतिरूपण है। जैसे किसी व्यक्ति के पास कॉल आता है और बोलता है कि मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं, मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं और आपकी लॉटरी लग गई है 2 करोड़ रुपए की। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप उसको इसमें डालें और जो ओटीपी के बाद में एक नंबर देगा, इसमें आप कुछ पैसे भी, कभी कभी पैसे की भी डिमांड कर लेता है, यहां पर इसमें पैसे डाल दें जिससे आपका जो कोरियर द्वारा मैं लॉटरी भेज दूं। तो इस प्रकार का कोई कृत करना मतलब किसी दूसरे का रूप लेकर, वो अतिक्रमण कहलाता है। यहां पर सजा 3 वर्ष 1 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। अब एकांत का अतिक्रमण 66E बोलता है, एकांत का अतिक्रमण, यहां पर दंड 3 वर्ष 2 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। एकांत का अतिक्रमण, कोई भी व्यक्ति अपने कमरे में
किसी भी अवस्था में रह सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने कमरे में यदि है तो उसको स्वतंत्रता है, वो किसी भी अवस्था में रह सकता है। यदि दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके गुप्तांगों का चित्र निकालना या वीडियो क्लिप निकालना और उसको प्रकाशित करना किसकी अनुमति के बिना, उस व्यक्ति की अनुमति के बिना, तो यहां पर अपराध है। उसकी एकांत का उल्लंघन हो रहा है, यानी उसका एकांतता भंग होती है। एकांतता का अतिक्रमण यानी एकांत का भंग होना, एकांतता का भंग होना। दंड 3 वर्ष 2 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। अब 66E जो है यहां पर कहा गया है कि साइबर अपराध से दंड। अब साइबर अपराध क्या होगा? साइबर अपराध जैसे देखो कि भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता से खतरे, मतलब भारत की एकता, अखंडता या प्रभुता को खतरे में डालने एवं आतंकी गतिविधि द्वारा किसी भारत देश के संबंध किसी दूसरे देश के साथ खराब करना आतंकी अपराध कहलाता है। तो यहां पर साइबर अपराध के रूप में सजा है आजीवन कारावास। इस एक्ट के द्वारा सबसे अधिक जो सजा रखी गई है वो आजीवन कारावास तक है। धारा 67 यानी 67 क्या बोलती है? अश्लील सामग्री का प्रकाशन, अर्थात ऐसी सामग्री जो कामोत्तेजक है और कामुकता की अपील करती है, यानी कामुकता से संबंध है। अब इसमें कुछ खंड भी हैं। 67 में कहा गया है, सिर्फ 67 में, कोई महिला को, पुरुष को वीडियो क्लिप, चित्र या कोई मैसेज जो कामुकता से संबंध है प्रकाशित करता है, एक दूसरे को भेजता है, तो यहां पर सजा है। सजा के रूप में 3 वर्ष 5 लाख रुपए का जुर्माना। अब दूसरे में क्या कहा गया है? 67A यानी काम में कहा गया है कि महिला पुरुष को और पुरुष महिला को ऐसा कोई वीडियो क्लिप, चित्र या मैसेज जो अश्लील हो, अर्थात कामुकता से संबंध हो, तो यहां पर सजा का प्रावधान है। कितना वर्ष? 5 वर्ष या 10 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। 67B बोलता है बाल अश्लीलता। बाल अश्लीलता का मतलब बालक यहां पर किसको माना गया है? 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को। बाल अश्लीलता यानी किसी बालक के चित्र, वीडियो क्लिप या मैसेज जो बालक से संबंधित हो का प्रकाशन करना अपराध माना गया है। यहां पर प्रथम बार में 5 वर्ष और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। यदि वह व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाता है तो 7 वर्ष और 10 लाख का जुर्माना है। अब पढ़ते हैं हम धारा 77V। इसमें है संज्ञेय अपराध। यदि 3 वर्ष और अधिक का कारावास है तो संज्ञेय अपराध है, यहां पर जमानत नहीं मिलेगी। और